हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द तांत्रिक सर फिजिक्स क्लासेस। आज फ्रिक्शन के लेक्चर चल रहे हैं और लास्ट में मैंने एप्लीकेशंस भी आपको कराए। अब PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्वेश्चन आए हैं नीट में, सारे क्वेश्चन जो पिछले 5, 10 साल 15 साल में आए हैं वो सब क्वेश्चन मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। इसे थोड़ा और भी प्रैक्टिस आपको होगा, लेकिन ये लेक्चर अटेंड करने के बाद दूसरा लेक्चर मिस मत करना। दूसरा लेक्चर भी आप वॉच करना, उसमें हम IITs में या JEE में जो भी क्वेश्चंस आए हैं पिछले 10-15 साल में 20 साल में, वो भी मैं कल कराऊंगा। आज तो ये है, ठीक। अच्छा, अब जरा देखिए, ये है क्वेश्चन। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर। The coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.05। बहुत ही कम है क्योंकि रोलिंग है ना, तो ये coefficient of friction बहुत कम है। G को 10 लिया है। Mass of the string is negligible and no other friction exists। ये है क्वेश्चन। ऐसे मैं पहले बनाता हूँ। ये है ट्रॉली और ये है मास 2 kg, इसका मास है 10 kg और फ्रिक्शन जो है दैट इज 0.05। हमें किसका निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है। ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम है क्योंकि दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ए पुली विच इज आल्सो फिक्स्ड। ये पुली भी फिक्स्ड है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन 2 का और 10 का सेम होगा। तो ये एक्सेलरेशन सिस्टम का होगा क्योंकि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन और इस ट्रॉली का एक्सेलरेशन जो है सेम है, ठीक। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, बस दैट इज आवर क्वेश्चन। तो आंसर देखते हैं क्या होगा, फिर लेट अस सी द आंसर, वो बाद में देखते हैं। चलिए, पहली बात यह है कि नीचे ये फोर्स इस पर जो होगा 20 होगा, टेंशन ये T होगा, पुल करेगा इसको, यहाँ टेंशन इस डायरेक्शन में होगा और ये आगे जाने की कोशिश करेगा, को रिलेटिव मोशन इसका आगे की ओर होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ट्राई टू अपोज दैट, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस ओर होगा और वो होगा म्यू एन। एन किसके बराबर? नीचे की ओर 100 mg मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन इस 100 के बराबर होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो ये जो फ्रिक्शन है that is 0.05 into this 100 n जो मिला है कि n is equal to mg, that is equal to 100। अच्छा, तो F is equal to 5 न्यूटन, only 5 न्यूटन, क्योंकि 100 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.05 से 5 न्यूटन होगा। अब आप क्या करते हैं, आप यहाँ एक्सेलरेशन का ये यहाँ न्यूटन लॉ का लगाते हैं इक्वेशन, दैट इज 20 minus T is equal to 2 into A। नेट फोर्स is equal to mass into acceleration। और वहां क्या लिखोगे? हाँ, T minus what? This 5, T minus this 5, same acceleration 10 into A। जब आप इसको ऐड करोगे ये खत्म होगा और ये 15 होगा यहां से और ये 12A होगा जब ऐड करोगे, तो A होगा 15/12, that is 5/4। 3 5s are 15, 3 4s are 12, that is 5/4, that is 1 point, इसमें 25, ये आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट विल बी आंसर। इस पर फोर्स 20, टेंशन T और बैकवर्ड फोर्स म्यू एन, इस पर भी न्यूटन लॉ का इक्वेशन लगाए, न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लगाए, इस पर भी न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लगाए, हो गया क्वेश्चन। लेकिन मैं कुछ और करना चाहता हूं, आई वांट टू डू समथिंग एल्स। हैव ए लुक, यहां पर मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं इसके लिए। बोथ दिस एंड दिस मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। व्हेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, it can be considered a whole as a system where only external force are considered। तो मैं आपको ऐसे देखो, सीधे एक्सेलरेशन अगर निकालना हो मैं बताता हूं, सीधे एक्सेलरेशन सारे सिस्टम का,
क्योंकि बोथ पार्ट्स मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, तो मैं सीधे डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालूंगा। ये टी और ये टी इंटरनल फोर्स है, ठीक। अगर ये दोनों इंटरनल फोर्सेस है तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एक है 20, दूसरा ये 5, इस और ये 5, तो नेट फोर्स इज 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज 10 और 12। आंसर इससे भी आंसर हो जाएगा 15/12। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन different parts of the system move with the same acceleration, then that can be considered as a single system. Only external forces are considered and total mass of the system is considered. Total external force divided by total mass, that is the answer. Okay, second question. Second question. Okay. A body of mass m is kept on a rough horizontal surface, coefficient of friction mu. The horizontal force is applied on the body, but it doesn't move. The resultant of normal reaction and frictional force acting on the object is given by F, where F is, आया है 2019 में क्वेश्चन आया है, मैं समझाऊंगा क्वेश्चन क्या है। ये ब्लॉक है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर है और इसका टेंडेंसी राइट को है, टेंडेंसी ऑफ मोशन, तो फ्रिक्शनल फोर्स ये F है, ये फ्रिक्शनल फोर्स। तो इन दोनों का, ये दोनों कांटेक्ट फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये है और वही F है। He says F is the resultant force. A body of mass kept this but does not move. The resultant of normal reaction and frictional force is F. इन दोनों का हमें देखना है ये F किसके बराबर है। अच्छा, mg नीचे की ओर है, बताइए n किसके बराबर है, mg के बराबर, राइट। बताइए फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, इफ द बॉडी हैज टेंडेंसी टू मूव टू द राइट साइड, इफ द बॉडी हैज टेंडेंसी टू मूव टू द राइट साइड, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ म्यू एन, मगर म्यू एन मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू, और म्यू एम जी, ठीक, बिकॉज एन इज एम जी। अब बताइए एफ किसके बराबर है, रूट ऑफ, यस, दिस स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस यस म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक। एन स्क्वायर बाहर निकल कर रूट के बाहर, तो एन बाहर निकलेगा रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो एफ इज इक्वल टू व्हाट इज एन, दैट इज एम जी रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, वजह क्योंकि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एम जी। मैक्सिमम वैल्यू अगर यहां आपने दिया सब्स्टिट्यूट, तो ये एफ उससे या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, क्योंकि आपने इस एफ का मैक्सिमम वैल्यू दिया है, राइट। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा तो दिस विल बी आइदर लेस देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज और इक्वल। इक्वल तब होगा जब ये बराबर इक्वल होगा, लेस होगा जब ये कम होगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन फिनिश्ड। Question number 3. Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? 2018 में आया है नीट में। इन स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इनकरेक्ट है? पहला, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। Limiting value of static friction is directly proportional to normal reaction, yes, that is. Rolling friction is smaller than sliding friction, yes, of course, rolling friction is the least. Coefficient of sliding friction has dimensions of length, no, coefficient of friction is dimensionless. Coefficient of friction is absolutely dimensionless. हो गया D answer. Okay, fourth question. A block A, mass M1 rests on a horizontal table. हाँ, ठीक है, rests on a horizontal table, M1. ठीक, a light string connected to it passes over a frictionless pulley. यहां एक पुली है और ये स्ट्रिंग ऐसे है, ठीक, at the edge, and from its other end block B of mass M2 is suspended. और एक ब्लॉक है mass M2, उसका ये B ब्लॉक है, ये A ब्लॉक है, ठीक, वो भी ठीक। The coefficient of kinetic friction between the block, coefficient of kinetic friction यहां म्यू के है,
वो भी दिया है। When the block A is sliding on the table, the tension in the string is, हमें टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। It is M2G force, ठीक। It is tension T, pulls, tension always pulls away from the body. Here tension is T here. Here it is backward force, frictional force, because now the block has a tendency to move in the forward direction. It has a relative motion. It has a tendency of relative motion in the forward direction. Therefore, frictional force will oppose. तो इस पर जो frictional force होगा वो ऐसे होगा। कितना? Mu normal reaction इसका normal reaction M1G है। As always, whenever a body is lying on the ground flat, normal reaction mg होता है। तो मुझे ये टेंशन निकालना है। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, कनेक्टेड है डायरेक्टली थ्रू ए पुली विच इज फिक्स्ड। इसका एक्सेलरेशन भी है, इसका एक्सेलरेशन भी है। चलो जरा इसका इक्वेशन लिख लीजिए आप। टी माइनस व्हाट, टी माइनस म्यू m1g या म्यू के वहां पर, ठीक है, म्यू के तो बाद में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू m1a। दूसरा इक्वेशन m2g minus t is equal to m2a. This force minus this force is equal to m1a. This force minus this force is equal to m2a. ठीक, तो सब्ट्रैक्शन से निकल जाएगा, लेकिन मुझे ये a जरूरत नहीं है। ठीक है, इस a को यहां से भी निकालो और यहां से भी निकालो और इक्वेट करो। यहां से a जो है दैट इज t माइनस म्यू m1g डिवाइड बाय m1 इज इक्वल टू, यस, यहां से a निकाला ऊपर वाले इक्वेशन से, अब नीचे से भी निकालो m2g माइनस t बाय m2। ठीक, फिलहाल ठीक चल रहा है, फिलहाल ठीक चल रहा है। अब जरा देखो इसको कैसे करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी m2 माइनस म्यू m1 m2g इज इक्वल टू m1 m2g माइनस m1t। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसे कुछ, तो t को यहां की ओर ले आओ, तो t को कॉमन निकालकर m1 प्लस m2 लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू, ठीक है, इसको वहां ले जाइए आप और इसको यहां, तो साथ में m1 m2g कॉमन भी निकलेगा, ये कॉमन निकलेगा, अंदर रहेगा 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू, तो t किसके बराबर, m1 m2g 1 प्लस म्यू होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आंसर हो गया, आंसर हो गया। देखिए कहां आंसर, कहां आंसर, सी इज द आंसर, m1 m2 1 प्लस म्यू के g बाय m1 प्लस m2। हो गया, हो गया आंसर, इजी क्वेश्चन। चलिए easy question. Fifth question. A plank with a box on it at an end is gradually released about the other end at the angle of, as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degrees, the box starts to slip and slides 4 meters down the plank in 4 seconds. The coefficients of static and kinetic friction between the box and the plank will be respectively. पहली तो बात यह है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ा ज्यादा होगा। तो देखिए ये फिगर देखिए आप, देखिए दिस मूव्स डाउन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जब ये एंगल 30 डिग्री का होता है, हैव अ लुक, 30 डिग्री। ये है ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है इट मूव्स डाउन, it moves down how many meters, 4 meters, in how many seconds, 4 seconds। ठीक, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी था 0 और ये 4 मीटर नीचे चला गया। बताइए what was the acceleration down the plane, what was the acceleration down the plane? The acceleration down the plane
in presence of friction. What is the acceleration down the plane, inclined plane, in presence of friction? Yes, that is, if you remember, g sine theta minus mu g cos theta. This is the acceleration down the plane, inclined plane, if it has friction. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, सिर्फ g sin थीटा होगा. तो अब इस एक्सेलरेशन से ये आता है 4 मीटर नीचे 4 सेकंड में. तो क्या हम करेंगे ताकि हमें वी विल गेट म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मिलेगा व्हेन इट इज मूविंग. हमें कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मिलेगा, स्टैटिक नहीं. तो स्टैटिक उससे ज्यादा होगा. तो क्या किया जाए? व्हाट कैन यू डू? ओके, तो चलो डिस्टेंस s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, राइट? व्हाट इज s? दैट इज 4 इज इक्वल टू, ये जीरो होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इज 0. 1/2, व्हाट इज एक्सेलरेशन? g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा t स्क्वायर मीनस 16, क्योंकि टाइम 4 सेकेंड्स का है यहां से यहां तक. अच्छा, ये हुआ 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, g को बाहर निकालो 10, साइन थीटा साइन 30 को दैट इज 1/2 माइनस g बाहर, म्यू ऐसे, इट इज √3/2. ठीक, ये हुआ 8. 2 को नीचे से कॉमन निकालो, वो यहां आएगा, तो यहाँ इस 10 के साथ कट होकर के 5 होगा, 1 माइनस म्यू √3, ऐसे कुछ. ठीक, अच्छा, ये हुआ 8/5 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू √3. म्यू √3 को यहां ले आइए, इट इज 1 माइनस 8/5, 1 माइनस 8/5. ओके, सो दैट इज म्यू √3 इज इक्वल टू, दैट इज, ये माइनस क्यों आया? माइनस नहीं आना चाहिए, इट शुड नॉट बी नेगेटिव. कहां गलती हुई हमें? वायर आई गॉट इट रॉन्ग. ये 16 में भूल गया, ये 16 में भूल गया था. जस्ट ए मिनट, ये 16 लिखना मैं भूल गया था, तो यहां से मुझे ये करना पड़ेगा नया. हैव ए लुक, सॉरी, ये 16 यहां था, मैं भूल गया था. इट इज 2 8 16, 8 ये हो गया 4 बाय दिस 8, यहां 10 g निकालो कॉमन इन दो से, दैट इज 10. तो इट इज साइन थीटा 1/2, इट इज कॉस, म्यू कॉस था √3/2, ऐसे कुछ. इट इज, दोनों यहां से 2 निकलेगा नीचे, तो यहां हो गया 5, 4/8 दैट्स 1/2 इज इक्वल टू 5, 1 माइनस म्यू √3, ऐसे कुछ. ठीक, ओके. इजी, एनालिसिस इजी है. ये 1/2 यहां से और लेफ्ट साइड से, चलो ये 1/2 जो है ना 5, उसको नीचे लाओ, तो ये यहां से 10 हो जाएगा. 1/10 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू √3, ऐसे कुछ. ठीक, तो अब ये म्यू √3 यहां लाइए आप, 1 माइनस 1/10, वो हो गया 9/10. तो म्यू इज इक्वल टू 9/10 √3. बस ये मुझे चाहिए, ये किसके बराबर है? 9/10 √3. इट इज 9 चलो ये √3 है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा और √3, और ऊपर भी √3 मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया 3 √3/10. 3 √3/10, इट इज 3 इंटू 1.72/10, इट इज 6, 1 and 5. It is 5.16 by 10. तो आंसर इज 0.516.
काइनेटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन इससे ज्यादा होगा। देखो आंसर, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.5, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6, दिस इज द आंसर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा थोड़ा ज्यादा होगा। देखा तो वो बहुत इजी है, आपने बॉडी को रिलीज किया, यहां से नीचे आया। हाँ, यहां आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन इन केस इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज g sin theta minus mu g cos theta, that you must remember, that we have already done। हाँ, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी विल कम डाउन द इंक्लाइन विद एन एक्सेलरेशन g sin theta। If the body is moving up the plane, then acceleration is down again and is g sin theta plus mu g cos theta। तो यहां acceleration down the plane ये है, तो इसको हमने करके कर दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, पहले मैं फिगर ही बनाता हूं, देखते हैं। एक बॉडी और ये दूसरी बॉडी, और ये है पुली, और ये है शायद तीसरी बॉडी। इट इज M1, इट इज M2, इट इज M3। ठीक, हमें क्या निकालना है? A system consists of three masses M1, M2 and M3 connected by a string passing over a pulley. The mass M1 hangs freely and M2 and M3 are on the rough horizontal table. तो इस टेबल का जो फ्रिक्शन है that is mu, right? The pulley is frictionless and of negligible mass। ये हमेशा होता है, स्ट्रिंग भी मासलेस लिया जाता है और जो पुलीज है उनको भी मासलेस ही लिया जाता है। अगर उनका मास भी कंसिडर करेंगे और स्ट्रिंग का भी, वो थोड़ा सा थिंग्स विल बिकम मतलब कॉम्प्लिकेटेड। तो हमेशा जब क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में या इवन आईआईटी में, तो वो स्ट्रिंग और पुली को मासलेस ही रखते हैं। अच्छा, तो हमें देखना है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ M1। इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, बस दैट इज ऑल। यही क्वेश्चन है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। देख लीजिए, दोनों मासेस कनेक्टेड है और इसका एक्सेलरेशन, और साथ में देता है M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3। यह दिया हुआ है, तीनों मासेस इक्वल है। तो कैसे करेंगे आप? पहले दिस बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू मूव डाउन एंड दीज टू ब्लॉक्स हैव टेंडेंसी टू मूव टू द लेफ्ट। They have tendency to move to the left. Frictional force will oppose that rate of motion, so frictional force will be this। इस पर भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा और इस पर भी होगा। इस पर कितना होगा? इसका मास भी m है, इसका भी m है। म्यू एम जी इस पर होगा, ठीक, और म्यू एम जी इस पर होगा। तो दैट मीन्स 2 म्यू एम जी इस और फोर्स होगा, दोनों पर इस पर फोर्स होगा, इस पर भी इस और फोर्स होगा, और दोनों का सम ये है। तो इस पर नीचे वाला फोर्स कितना होगा? एम जी, राइट। अब मैंने आपको ये भी बताया एक कॉन्सेप्ट ये है कि when different parts of the system move with the same acceleration, then the whole system can be considered as a one single system, and then only external force are considered and a single acceleration is considered। मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ तो फिर आप कहेंगे ठीक है सर अंडरस्टैंड हुआ। A इज इक्वल टू डायरेक्ट एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स एंड दीज टू आर द एक्सटर्नल फोर्स। यहां टेंशन है, यहां भी टेंशन है, ये भी टेंशन है T2, ये भी टेंशन है T2, मगर T2 और T2 इंटरनल है, ये T1 और T1 भी इंटरनल है, इसलिए सारे खत्म हो गए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी माइनस यहां के ओर 2 म्यू एम जी नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास m 3m। आंसर, दिस इज द आंसर। These are the parts of the system which move with the same acceleration. Consider it as a whole system. Acceleration will be external force on the system, that is this and this, divided by total mass of the system. हाँ, प्रॉब्लम तब आता है जब इसका एक्सेलरेशन इसका और डिफरेंट होता है, तब आप ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। देयर आर इंस्टेंसेस, पुलिस है, पुलिस में मास एक तरफ होता है, दूसरी तरफ दूसरा मास होता है, कहीं और जाकर के तीसरा मास, दे हैव डिफरेंट एक्सेलरेशंस, यू कांट यूज सच एन इक्वेशन देयर, नो।
This equation can be used when all the parts of the system move with the same acceleration. Then consider only external forces and write a single equation for acceleration. Acceleration is equal to total net force external divided by total mass. याद रखो ये याद रखो ये चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. m gets cancelled, g बाहर 1 minus 2 mu by 3 should be the answer. ये देखो आंसर. This is the answer. C is the answer. C point is the answer. Question number 8. 7th is not a question regarding this friction. ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है. ये नेक्स्ट टाइम कहीं दूसरे तरीके से दिखाएंगे आपको. 8th question. 8th question. Have a look. The upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth, while the lower half is rough. A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by. Question कुछ यूं है, ये एक incline है, इसका हाफ जो है L/2 पार्ट और L/2 पार्ट, this part is frictionless. This part is frictionless. This part has a friction. बॉडी यहां स्टार्ट करता है U = 0. फ्रिक्शनलेस की वजह से ये एक्सेलरेट करता है, लेकिन यहां से आगे फ्रिक्शन है तो इसका वेलोसिटी कम हो जाता है और यहां फिर स्टॉप हो जाता है. इनिशियली भी 0 वेलोसिटी है, फाइनली भी 0 वेलोसिटी. आधे पार्ट में ये एक्सेलरेट होता है क्योंकि फ्रिक्शन तो नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशन एक्ट करता है. दूसरे में ग्रेविटेशन भी एक्ट करता है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करता है, तो फिर से ये स्टॉप हो जाता है. हमें देखना है कि म्यू कितना है. कैसे करोगे? यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर आपको याद है तो एक ही लाइन में हो जाएगा, अगर नहीं तो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है. वर्क डन बताया, यहां से यहां किसने वर्क किया? ग्रेविटेशन ने. ग्रेविटेशन फोर्स कितना है? mg sin थीटा इंटू L/2. ये किया वर्क ग्रेविटेशन ने यहां से यहां तक. आगे जाकर प्लस व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फ्रॉम हियर टू हियर, फिर से mg sin थीटा L/2. ग्रेविटेशन ने इतना ही काम यहां से यहां किया, लेकिन यहां से यहां और भी काम हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से. फ्रिक्शन अपोजिट है. कितना फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स का? म्यू mg cos थीटा. ठीक, लेकिन वो करेगा नेगेटिव वर्क. फ्रॉम हियर टू हियर ग्रेविटेशन फोर्स डज पॉजिटिव वर्क, फ्रॉम हियर टू हियर इट डज पॉजिटिव वर्क, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स विल डू नेगेटिव वर्क. और इस पार्ट में ग्रेविटेशन भी है और फ्रिक्शन भी है. ग्रेविटेशन ये है जो वर्क हुआ, तो फ्रिक्शन ये है म्यू mg cos थीटा, उसको भी L/2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? 0. व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? वो भी 0. खत्म एक इक्वेशन में. L/2 सब खत्म. mg खत्म. ये हुआ 2 sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू 0. तो म्यू cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा. जब इसको एक तरफ ले जाओगे तो म्यू इज इक्वल टू 2 times tan थीटा. आंसर खत्म. अब फिर से देख लो, आप बॉडी यहां से रिलीज कर रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है. आधे तक ग्रेविटेशन फोर्स इस पर वर्क करेगा और इसका स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन दूसरे पार्ट में ग्रेविटेशन फोर्स तो वर्क कर ही लेता है क्योंकि दैट इज प्रेजेंट, लेकिन फ्रिक्शन भी काम करता है, नेगेटिव वर्क. तो फाइनली ये फिर से इस बॉडी को रेस्ट में लाता है. अगर ये इक्वेशन यूज करोगे which is work energy theorem, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. What all forces? Gravitation and friction. From here to here only gravitation, from other part जो है that is gravitation and friction. पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है. अब नेगेटिव इस वजह से है कि फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क किया. क्वेश्चन नंबर 9th question. Have a look.
अच्छी तरह से देख लो, पहले फिगर ही बनाता हूं, बाद में इजी हो जाता है। ऐसे इसका एक्सेलरेशन a है और इसके आगे ऑब्जेक्ट है मास m का। ठीक, क्वेश्चन क्या है? A block of mass m is contacted with a cot c, ये cot है, ठीक, shown in the figure. The coefficient of static friction between the block and the cot is mu. The acceleration a of the cot that will prevent the block from falling satisfies which of the following equation? Acceleration निकालना है। Acceleration मैं बताता हूं क्या निकालना है। Coefficient of friction between these two is mu. कह रहा है कि ये एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ताकि ये जो ब्लॉक है नीचे न गिरे। नीचे नहीं गिरना चाहिए ब्लॉक तो नीचे गिरेगा बिकॉज ऑफ mg, लेकिन ये एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ताकि ब्लॉक नीचे न गिरे। जब ये कॉट आगे आ रहा है विद एक्सेलरेशन तो ये इस मास को आगे की ओर पुश कर रहा है, तो विद नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये जो कॉट है ये इसको कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से आगे मतलब एक्सेलरेट करेगा ये कॉट, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है दैट इज इसका एक्सेलरेशन इनटू मास m है। जो ये नॉर्मल रिएक्शन इसको देता है इस मास को, दैट इज ma, mass of this object into acceleration of the same object because it is accelerating with this cot। तो नॉर्मल रिएक्शन हमें मिला। कम से कम आपको ये जानना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन mg हमेशा नहीं होता है, यहां ma नॉर्मल रिएक्शन है। ये देखो ऐसे, ये अगर मैं ऐसे करूंगा यूं, दिस विल नॉट फॉल डाउन, ये इसलिए फॉल डाउन नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह से इन दो के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि नाउ इट हैज अ टेंडेंसी ऑफ मूविंग डाउन, इट विल हैव रिलेटिव मोशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स विल प्रिवेंट इट। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड, दैट इज म्यू n, दैट इज म्यू ma। तो नाउ व्हाट इज द कंडीशन दैट इट शुड नॉट फॉल डाउन? The condition that it should not fall down is mu ma should be greater equal to mg. That's all. Greater equal to, ऐसा नहीं कि लेस देन होना चाहिए। ये ma अगर इससे कम होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये कम हो तो हो, ये कम नहीं होना चाहिए। तो m gets cancelled, a is greater equal to g by mu. Answer खत्म, finished। क्वेश्चन नंबर, ये देखो जी बाई म्यू आंसर है 10th क्वेश्चन। चलो पहले क्वेश्चन, ये जो फिगर बनाता हूं मैं, ये है ब्लॉक, इट मूव्स विद वेलोसिटी v, ब्लॉक बी है, ये नाम दिया है। फ्रिक्शन इन दो के दरमियान, सरफेस और ब्लॉक के दरमियान म्यू है। अब क्वेश्चन क्या है? A block B is pushed momentarily along the horizontal surface with an initial velocity v. v आपने velocity दिया, मोशन में है बॉडी। If mu is a coefficient of sliding friction between B and the surface, the block B will come to rest after how much time? हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक B जो है कितने टाइम में रेस्ट में आएगा, but that is all। कितना टाइम इसको लगेगा रेस्ट में आने के लिए, ये है क्वेश्चन। अब मैं फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो इजी हो जाएगा। अच्छा चलो, वर्क एनर्जी थ्योरम से नहीं करेंगे, किसी और तरीके से करेंगे। मुझे पता है व्हाट इज द बैकवर्ड फोर्स, म्यू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इसका क्या होगा? यस, mg फ्लैट ग्राउंड पर है। बताइए इसका रिटार्डेशन क्या है, पीछे की ओर जो एक्सेलरेशन है, दैट इज म्यू mg फोर्स डिवाइड बाय m, दैट इज म्यू जी। रिटार्डेशन म्यू जी है। दैट मीन्स जब ये ब्लॉक आगे जाएगा फ्रिक्शन की वजह से इट विल स्लो डाउन एंड फाइनली इट विल कम टू रेस्ट। ऑब्वियसली यस, यू आर अप्लाइंग ब्रेक्स एंड body stops because there's a friction between the tires and the ground. Body stops over a distance. कितने टाइम के बाद? अच्छा चलो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक, व्हाट इज एक्सेलरेशन? माइनस म्यू जी इज इक्वल टू व्हाट इज वी? फाइनल जीरो। व्हाट इज यू? दैट इज वी बाय टाइम। तो यहां निकलेगा
टाइम इज इक्वल टू v बाय म्यू जी। आंसर खत्म हो गया, फिनिश्ड। दूसरे तरीके से भी हो सकता है, बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। 11th क्वेश्चन। चलो पहले फिगर बनाते हैं। दिस इज द फिगर। ये ए है और ये बी है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन द ब्लॉक ए एंड ब्लॉक 2 kg मास। ये 2 kg मास है, इसने एरो देखा कर 2 kg क्या बनाया, मुझे समझ नहीं आता है। और बी का मास क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज बिटवीन द ग्राउंड एंड दिस इज 0.2। ओके, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास ऑफ द ब्लॉक बी सो दैट 2 ब्लॉक्स डू नॉट मूव। इसका मास क्या होना चाहिए ताकि they will not accelerate, the system is at rest or system will not move। ठीक, so what you are going to do? हाँ, पहले तो ये टेंशन T है, ये टेंशन T है, और यहां फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, राइट, म्यू एन। मगर नॉर्मल रिएक्शन यहां क्या है? म्यू तो 0.2 है। व्हाट इज एन नॉर्मल रिएक्शन? दैट इज mg। m is 2, m is 2 and g is 10, that is 4, that's 4। 0.2 is the coefficient of static friction, normal reaction 2g। हाँ, तो 4 हो गया, और ये mg। ठीक, तो अब बताइए एक्सटर्नल, देखो द सिस्टम इज एट रेस्ट, इंटरनल फोर्सेस दिस एंड दिस टी। तो मुझे बताइए व्हाट फोर्सेस आर कंसिडर्ड, व्हिच फोर्सेस यू कंसिडर? एक्सटर्नल, दैट इज mg एंड दिस 4। well, that means mg minus 4, that one is equal to m, mass of the total system, okay, mass of the total system, into acceleration, that is 0 because system does not accelerate। This force minus this force is equal to 0। या सीधे सीधे लिखिए mg, ये वाला फोर्स is equal to 4, वो वाला फोर्स, ताकि सिस्टम इज एट रेस्ट और सिस्टम डज नॉट एक्सेलरेट। सो m is equal to 4 by 10, that is 0.4 kg आंसर। ये देखो D is the answer, D is the answer। mg, ये देखो, this force must be equal to this force so that system does, you don't have to bother about this t and this t। कुछ करेंगे नहीं, ये एक्सेलरेशन 0 है, पहले ही 0 कर, फिर करेंगे mg is equal to t। ठीक, यहां कर दिया 0, फिर कहेंगे ये t is equal to this 4, फिर करेंगे this is equal to this। उससे बेहतर है ये कर लो। Question number 12, have a look। 12th question, 12th question। Shabash। A block of mass 10 kg is placed on a rough horizontal surface having coefficient of friction mu is equal to 0.5. If horizontal force 100 Newton is applied on it, then acceleration of the block will be 10 kg। 10 kg block, 100 kg, 100 Newton force you are applying। कुछ ऐसे क्वेश्चन है। 10 kg block, 10 kg block, 100 Newton force आप इसको देते हैं। ठीक, बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या है, ये हमें निकालना है। और म्यू भी दिया है 0.5। अच्छा, अगर म्यू के और म्यू एन को मतलब म्यू एस मेंशन नहीं है तो म्यू को ले लो, व्हाटएवर यू लाइक। यू सी म्यू के एंड म्यू एन ऑल बोथ द सेम, इसने म्यू दिया है।
पहली बात मैं मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकालना चाहूंगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एन, दैट इज म्यू इज 0.5 एंड व्हाट इज एन, नॉर्मल रिएक्शन, इसका mg है क्योंकि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर है, mg दैट इज 10 into 10, दैट इज 50 न्यूटन इज द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन, लेकिन आप तो 100 अप्लाई कर रहे हैं, देयरफॉर इट विल एक्सेलरेट। जब ये एक्सेलरेट करेगा, मोशन में होगा, तब जाकर ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अचीव कर दिया, म्यू के एन होना चाहिए, लेकिन अब म्यू तो एक ही है, तो 50 न्यूटन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला, वो 50 है, लेकिन आपने 100 अप्लाई किया, इसका मतलब इट हैज ऑलरेडी सुपरसीडेड द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, सो इट विल बी इन मोशन। मोशन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स ने अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर दिया है। एक्सेलरेशन, हैव अ लुक, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 100 minus 50, that is the net force, divide by 10, that is 50 by 10, that is 5 meter per second square, answer। ये देखो, C is the answer। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकाला आपने 50, ठीक, तो दैट मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इट विल अचीव बिकॉज फॉरवर्ड फोर्स जो आपने अप्लाई फोर्स किया वो 100 है, that means it has already achieved the maximum limit। Thirteenth question, a block has been placed on an inclined plane with a slope angle theta, block slides down the plane at constant speed, the coefficient of kinetic friction is equal to, मैं पहले क्वेश्चन देख लो अच्छी तरह से। A block has been placed on an inclined plane with a slope angle theta. Block slides down the incline at a constant speed. Mark it well. The coefficient of kinetic friction is equal to. Keep that in your mind. You see what I will do. ये है incline. ठीक. ये है block. It moves down, but it moves down with constant speed. Means velocity is also constant. Because direction is also the same. बताइए ये force कितना है? mg sin थीटा। बताइए ये फोर्स कितना है बैकवर्ड की ओर, इस पर, दैट इज म्यू mg cos थीटा। ये हो गया थीटा, मैं म्यू निकालना है, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। इसका मतलब इफ इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी डाउन द प्लेन, इसका मतलब ये फोर्स इस फोर्स के बराबर होना चाहिए, देयर शुड बी नो नेट फोर्स बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो मैं लिखूंगा म्यू mg cos of theta is equal to mg sin theta, condition for constant velocity, net force should be 0। तो ये खत्म हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू tan theta, आंसर, क्योंकि cos था नीचे आएगा, tan theta, D is the answer, D is the answer, D is the answer। क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन, अच्छी तरह से देख लो। 15th क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट a body slides down a 45-degree incline in twice time it takes to slide down the same distance in the absence of friction. The coefficient of friction between the body and the incline is। पढ़ो क्वेश्चन अच्छी तरह से, बाद में मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट a body slides down a 45-degree incline in twice the time it takes to slide down the same distance in the absence of friction. The coefficient of friction between the body and the incline is। सिर्फ 45 डिग्री दिया है बस, और टाइम दिया है ट्वाइस। अब मैं समझाऊंगा आपको, हैव अ लुक, मैं समझाता हूं। ये एक इंक्लाइन है, आपने बॉडी को यहां रिलीज किया, 45 डिग्री का एंगल है, तो इसको टाइम टी लगेगा। आप मुझे बताएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसको कितना टाइम लगेगा। शाबाश, बताया हुआ है। फिर से निकालना पड़ेगा, चलो फिर से निकाल कर देता हूं, कोई बात नहीं। देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0, इट इज एल, तो एल इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर, ठीक है ना।
ठीक, ये तो करते हैं आप, इनिशियल वेलोसिटी एंड 1/2at², लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन a है along the plane downwards, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो l is equal to 1/2at². तो what is t²? That is 2l/a. What is t? Root of 2l/a. Twice this distance divided by acceleration. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. अच्छा, अब चूंकि ये जो बॉडी स्लाइड डाउन कर रही है, यहां फ्रिक्शन नहीं है, तो एक्सेलरेशन पता है आपको क्या है? जी साइन थीटा, सबको पता होना चाहिए, जी साइन थीटा. तो बताइए टाइम क्या लगेगा? शाबाश, टाइम लगेगा रूट ऑफ 2l डिवाइड बाय ए के सब्स्टिट्यूशन में आपको लगाना है जी साइन थीटा. यहां टाइम कम लगेगा बिकॉज इट विल रन फास्ट डाउन बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन. अब चूंकि अगर फ्रिक्शन है, इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन टाइम क्या लगेगा? 2t लगेगा टाइम. दैट इज व्हाट ही सेज, डबल टाइम लगेगा, क्योंकि यहां तो जल्दी जल्दी ये नीचे आ जाएगा बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन, इट विल मूव फास्ट डाउनवर्ड्स. दैट इज रूट ऑफ, फॉर्मूला के हिसाब से 2l तो वही है, लेकिन व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन केस ऑफ फ्रिक्शन? इन केस ऑफ फ्रिक्शन एक्सेलरेशन कम हो जाता है क्योंकि देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. उस सूरत में नीचे की ओर जी साइन थीटा, लेकिन ऊपर की ओर जो फोर्स है उसकी वजह से म्यू जी कॉस थीटा. ये m है, ये भी m है, तो नेट फोर्स कम हो गया कि नहीं? तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन कितना होगा बताइए? इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, what is acceleration in presence of friction? Acceleration in presence of friction will be g sin theta minus mu g cos theta. क्योंकि फोर्स होगा mg sin theta minus mu mg cos theta डिवाइड बाय मास. m यहां पर भी, m यहां पर भी डिवाइड बाय m होगा. ठीक, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज g sin theta माइनस म्यू g cos of theta. ये है सिचुएशन. ठीक, अब हमें निकालना है म्यू. चलो निकाल कर देता हूं. देखिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है. आप डायरेक्ट कर सकते हो टाइम हियर दिस एंड टाइम इन द सेकंड केस दिस, बिकॉज वहां एक्सेलरेशन कम होगा और टाइम दिया है ट्वाइस लगेगा. अब देखो मैं क्या करता हूं, हैव ए लुक. अब देखो मैं क्या करता हूं, एक ही इक्वेशन में अब हो जाएगा अगर आपको थोड़ा सा मैथ आता हो, बेसिक मैथमेटिक्स आता हो. है, अब इसमें डिवाइड करो, डिवाइड करो, ये टी और टी कैंसिल होगा, 1/2 ये कैंसिल होगा, तो रूट ही रहेगा. ये ऊपर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा डिवाइड बाय ये वाला जी साइन थीटा. जब डिवाइड करोगे अच्छी तरह से, ये 1/2 इज इक्वल टू, चलो स्क्वायर कर दो, 1/4 हो गया. यहां से भी स्क्वायर, तो ये रूट खत्म हो गया. फिर इसको जी साइन थीटा, इसको डिवाइड करने से 1 और इसको डिवाइड करने से म्यू कॉट थीटा होगा. आप देख सकते हो, जब जी साइन थीटा को मैं जी साइन थीटा डिवाइड कर तो 1 होगा. जब म्यू जी कॉस थीटा को डिवाइड करूंगा जी साइन थीटा, तो वो म्यू कॉट थीटा होगा क्योंकि ऊपर कॉस था, नीचे साइन थीटा. ये हुआ 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू, क्योंकि थीटा 45 है, कॉट 45 इज 1. तो यहां पर जो म्यू है यहां लीजिए आप, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0.75. आंसर. सिंपल 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 सिंपल. 0.75 शुड बी द आंसर. देख लो, चलो करते चेक. 0.75, हैव ए लुक. 16th question. 16th question. Consider a car moving along a straight horizontal road. चलो पहले यही
थोड़ा सा हम करेंगे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पर एक कार चल रहा है और उसका वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। देखा जाए तो दैट इज 72 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 420 मीटर्स पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी। फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इनके दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.5। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड इज, बस ये क्वेश्चन है। बताइए कितने डिस्टेंस में ये कार स्टॉप होगा, बस यहां वेलोसिटी 0 होना चाहिए। फ्रिक्शन तो पीछे क्या और इसको ड्रैग करेगा, इसका मतलब इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, कम 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 कम। तो कितने डिस्टेंस के ऊपर या एल या एस ये जो कार है स्टॉप होगा। तो आपने ब्रेक अप्लाई किया, सेम थिंग। आप गाड़ी में जा रहे हो, 72 किलोमीटर पर आवर इज अ वेरी मॉडरेट वेलोसिटी एंड यू आर मूविंग योर कार्स एट दिस वेलोसिटी, और अचानक आपने ब्रेक दिया। जब ब्रेक दिया तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर प्रोड्यूस हो गया, तो आगे जाकर कितना डिस्टेंस कवर करके आप स्टॉप हो जाओगे। वैसे जब वो जो आप फ्रिक्शन इस्तेमाल करते हो प्रोड्यूस करते हो वो बहुत ज़्यादा होता है, ये वो 0.5 नहीं होता है, उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वो कम डिस्टेंस में वो स्टॉप हो जाता है। 40 मीटर में स्टॉप होगा तो पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो जाएंगे। When you apply the brakes, you are producing backward frictional force and your car stops over some distance. तो अब ये L निकालना है, तो यहां 0 है। चलो ठीक है, मैं करता हूं। पहले मुझे बताइए बैकवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। म्यू एन, म्यू इज 0.5। इसका मास कितना है, इसका मास दिया होना चाहिए, नहीं दिया है। चलो न सही, कम से कम नॉर्मल रिएक्शन एम जी, नॉर्मल रिएक्शन इज एम जी, n is equal to mg because there is no vertical motion, vertical acceleration. अच्छा बताइए बैकवर्ड एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन 0.5 इंटू एम इंटू जी डिवाइड बाई एम, मास इसका डिवाइड होना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बैकवर्ड एक्सेलरेशन हमने निकाला है, इसको रिटार्डेशन भी कहेंगे बिकॉज नाउ द वेलोसिटी डिक्रीजेस। चलो मैं एक इक्वेशन लगाता हूं, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये भी चलेगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वो फॉर्मूला भी चलता है। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर 20 इंटू 20, 2 व्हाट इज एक्सेलरेशन दैट इज रिटार्डेशन माइनस 5 इंटू s, व्हाट इज s दैट इज माइनस एंड माइनस कैंसल्स, दैट इज 400 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 10, 40 मीटर्स में ये स्टॉप हो जाएगा। इट विल स्टॉप आफ्टर कवरिंग 40 मीटर्स, यानी कि आपने जब ब्रेक अप्लाई किया, अगर ब्रेक का फोर्स सिर्फ इतना होगा 0.5 का मतलब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा कोएफिशिएंट, तो आप 40 मीटर आगे जाकर के स्टॉप करोगे। बट वेन एवर यू अप्लाई ब्रेक्स टू योर कार्स यू प्रोड्यूस अ बैकवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स मच लार्जर, सो दैट इज व्हाई योर कार स्टॉप्स वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मे बी 1 meter or 2 meters. If you are faster, then your car will stop over a longer distance. That's why it is advisable to move at a low speed. These were some questions on frictional forces. These were the questions which were asked in previous exams. You do them many a times, and around every question, think about other possible scenarios, other possible questions, so that once you do a single question, समझो कि आपने 10 क्वेश्चन किए, you should try to understand the examiner's mind. Try to understand how his mind works, how he builds up questions, how he designs a question for NEET exam. तो आपने एक क्वेश्चन किया, उसके इर्द गिर्द सब क्वेश्चन पॉसिबल जो है आप कर लो, उसके बीच में एक जो कॉन्सेप्ट है वो पिकअप कर लो, ताकि यू आर डूइंग क्वेश्चन सीरियसली एंड सिंसियरली। ऐसे नहीं कि रोबोटिक तरीके से, इन ए रोबोटिक वे यू आर डूइंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। नो, डू अ क्वेश्चन, think around the question, try to produce as many questions around a single question as possible. So that's what's called as active learning. Active learning, not passive learning. I am very happy that you are following my lectures so sincerely, so closely, and with such an interest that I have seen.
that I have observed. I am very thankful to those students who have already qualified exams, who are my students, and they are promoting and they are propagating this series. And students are getting highly benefited. I hope that you will subscribe to the channel and make this channel a success so that students get benefit. Thank you.